हेलो फ्रेंड, आज एक बार फिर आप लोगों के लिए नए वीडियो के साथ यानी डेथ ऑफ योर पार्टनर लेकर आए हैं। और आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि जैसे अभी पढ़ रहे थे हम लोग रिटायरमेंट, साझेदार का अवकाश ग्रहण। तो साझेदार तो अवकाश ग्रहण करता है, कोई अपना टाइमिंग एक फिक्स करके अवकाश ग्रहण करता है, रिटायर होता है। लेकिन किसी पार्टनर के, किसी साझेदार के मृत्यु तो कोई निश्चित नहीं है, वो तो अनिश्चित होता है। वो कभी भी डेथ हो सकता है, कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हालांकि आप लोगों को बता दें कि जिस तरह से हम लोग रिटायरमेंट पढ़ रहे थे उसी प्रकार डेथ ऑफ पार्टनर ही चलेगा। थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को हम बताएंगे आप लोगों को। लेकिन सभी काम, जितनी एक्टिविटीज़ थे रिटायरमेंट के, वही एक्टिविटीज इसमें भी होंगे। पार्टनर कैपिटल सेम बनेगा, बैलेंस शीट सेम बनेगा, रिवैल्यूएशन सेम बनेगा। डिफरेंट क्या आएगा? दो जगह डिफरेंट आएगा। फर्स्ट डिफरेंट, जहां आप रिटायरमेंट पार्टनर का अकाउंट बनाते थे तो लोन अकाउंट लिखकर क्लोज करते थे अकाउंट। लेकिन यहां पर जो पार्टनर डेथ कर जाता है तो उसके उत्तराधिकारी के नेम से अकाउंट क्लोज किया जाता है, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटर कहते हैं। उसके नेम लिखकर अकाउंट बन गई, पहला डिफरेंट। दूसरा डिफरेंट ये है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में रिटायरमेंट पार्टनर रिटायर जो कर रहा है वो अपना कैपिटल का शेयर वो खुद लेता है। बट डेथ ऑफ पार्टनर में जो पार्टनर डेथ करता है वो तो राशि नहीं लेता है। कौन उसके बदले में लेता है? तो उसके उत्तराधिकारी, उसके बेटा, उसके वाइफ, उसके पिताजी, उसके माताजी, वो लोग लेते हैं। तो हम लोग आज वही चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, डेथ ऑफ पार्टनर। आप लोग देखें कि साझेदारी फर्म में किसी भी साझेदार की कभी भी मृत्यु हो सकती है। उसकी मृत्यु के बाद साझेदारी अनुबंध के अनुसार फर्म अपना व्यवसाय संचालित करते रहता है। थोड़ा सा ये देखिएगा, साझेदारी अनुबंध के अनुसार कहने का मतलब है ना कि जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो साझेदारी फर्म का समापन माना जाता है कि समाप्त हो गया। लेकिन अगर साझेदारी अनुबंध में इस बात का उल्लेख है कि किसी पार्टनर के डेथ होने के बाद भी हमारा बिजनेस चलते रहेगा तो समापन नहीं होगा, फिर बिजनेस कंटिन्यू रहता है। किसी साझेदार की मृत्यु साझेदारी को भंग करता है, पर इसका परिणाम साझेदारी का क्या है? पुनर्गठन है। देखिए, ऐसे आप लोग को इंग्लिश वाले जो हमारे, अगर आप वीडियो को देखेंगे तो हम उसमें बोले हुए हैं कि जो डेथ ऑफ पार्टनर मीन्स ऑटोमेटिक और जो फर्म की समापन हो जाती है, डिसॉल्व ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाता है, समापन हो जाता है। लेकिन अगर साझेदारी अनुबंध में उस बात का मेंशन है, उस बात का उल्लेख है कि नहीं बिजनेस कोई डेथ करेगा तो भी चलता रहेगा, तो उस कंडीशन में आप कंटिन्यू व्यवसाय आप रख सकते हैं। तो अगर आपके अनुबंध में ये बात है कि आप कंटिन्यू रख सकते हैं तो आप कह सकते हैं फिर से एक बार कि साझेदार की मृत्यु का मतलब साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदारी का पुनर्गठन। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर साझेदारी फर्म के द्वारा मृतक को देय राशि प्राप्त करने के अधिकारी उसके उत्तराधिकारी यानी एग्जीक्यूटर होते हैं। यानी जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है
जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसके उत्तराधिकारी जो होते हैं, जो उसके पुत्र होते हैं, उनके वाइफ होते हैं, उनके जो माता पिता होते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। साझेदारी अनुबंध में यह व्यवस्था कर दी जाती है कि किसी साझेदार की मृत्यु की स्थिति में उसको देय राशि की गणना, उसका भुगतान किस ढंग से किया जाएगा। ये पहले से ही हमारे जो पार्टनरशिप जो अनुबंध है, साझेदारी अनुबंध है, उस डीड में पहले से ही लिख दिया जाता है कि कोई भी साझेदार अगर बीच में डेथ कर जाता है तो उसे कैसे पेमेंट हमें करना है, इस बात का पहले से ही मेंशन होता है। उसके बाद साझेदारी अनुबंध के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 लागू होती है। अगर कुछ नहीं है, नियम कानून नहीं है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 और धारा 37 लागू होता है। तो आप लोगों को फिर बताते हुए चलते हैं कि ये सेम रिटायरमेंट जैसा चलेंगे, सब कुछ उसी तरह होगा। बस आप जहां लोन अकाउंट लिखकर क्लोज करते थे, पेमेंट करने का भी मेथड 3 आपको बताए थे, आप लोग को याद होगा उसमें कि फर्स्ट मेथड बताए थे आप लोग को कि लमसम पेमेंट मेथड, एक मुश्त राशि भुगतान। दूसरा बताए थे आप लोग को इंस्टॉलमेंट, किस्त में भुगतान, और यूनिटी मेथड यानी वार्षिकी भुगतान। तो इसमें भी वही सिस्टम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, 2 ही जगह चेंज है, उससे डिफरेंट है। बस क्या, तो जहां लोन अकाउंट होता था वहाँ पर पहले एक्सिक्यूटर अकाउंट क्लोज किया जाएगा। दूसरा अंतर यह है कि रिटायरमेंट में पार्टनर खुद जाकर अमाउंट लेता था अपने कैपिटल की, लेकिन डेथ में वो पार्टनर नहीं ले पाता है, उसके एग्जीक्यूटर यानी उसके उत्तराधिकारी लेते हैं। तो ये अंतर रहा। अगर लेखांकन दृष्टिकोण से देखा जाए तो साझेदार के मृत्यु का अर्थ होता है अस्थायी अवकाश ग्रहण। इसीलिए इसी कारण से जितने लेखांकन जो क्रिया है सब रिटायरमेंट के जैसा चलता है, अवकाश ग्रहण के जैसा चलता है। क्योंकि इसका रीज़न है कि हमारे जो लेखांकन मानता है, लेखांकन दृष्टिकोण से माना जाए तो साझेदार की मृत्यु का मतलब होता है अस्थायी अवकाश ग्रहण, और इसी कारण से साझेदार के मृत्यु के समय भी वही लेखांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है जो रिटायरमेंट के टाइम अपनाई जाती है। चलिए एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि यदि ऐसा भी कंडीशन आता है कि जो डेथ ऑफ पार्टनर है उसका टोटल राशि हम लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है हमारे फर्म का, हमारे बिजनेस का, कि हम डेथ ऑफ पार्टनर का शेयर हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 37 के अनुसार उन्हें 2 ऑप्शन है। अगर पेमेंट नहीं कर पाती है फर्म मृत साझेदार के पैसा उसके उत्तराधिकारी को, तो 2 ऑप्शन अपनाएगा। या तो 6% उस पर इंटरेस्ट लेने का उसका अधिकार है साझेदारी फर्म से, या दूसरा देय राशि, जो भी राशि उसका है फर्म में, देय राशि से फर्म के द्वारा कमाए गए लाभ का भाग। मान लीजिए उसका 10 लाख है, तो 10 लाख पर आप कितना प्रॉफिट अर्निंग किए, ये चीज़ वो लेने का अधिकारी होगा। तो आपको 2 बात बताया अभी कि साझेदार का अवकाश ग्रहण का मतलब होता है अस्थायी रूप से, साझेदार की मृत्यु का मतलब होता है अस्थायी रूप से अवकाश ग्रहण करना। इसीलिए अवकाश ग्रहण करने वाले लेखांकन प्रक्रिया को इसमें अपनाया जाता है सारे चीज़ को। और दूसरी चीज़ बताए कि अगर मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को राशि फर्म नहीं दे सकता है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 37 के अनुसार उसे 2 ऑप्शन है, या तो अपने बाकी अमाउंट पर जो नहीं दिया है लोग उस पर 6% इंटरेस्ट ले सकता है, या वो ये भी कह सकता है कि आप लोग मेरे अमाउंट से जो भी अर्निंग किए हैं
उसमें हमें हिस्सेदारी दे दीजिए। मेरे अमाउंट से जो भी बेनिफिट हुआ है वो मुझे शेयर दे दीजिए। उसके 2 अधिकार हो सकते हैं। एक इसमें नया जो काम हम लोग करेंगे उत्तराधिकारी या निष्पादक खाता यानी एक्जीक्यूटर अकाउंट एक खोला जाता है। तो एक्जीक्यूटर अकाउंट के बारे में बता दें कि उत्तराधिकारी खाता क्या है। तो निष्पादक या उत्तराधिकारी खाता एक अस्थायी खाता है जो किसी साझेदार की मृत्यु के टाइम खोला जाता है, या यह खाता मृत साझेदार के कानूनी प्रतिनिधि खाता है। यह खाता उसको एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव में उसके उत्तराधिकारी के लिए बनाया जाता है। सभी राशि मृत साझेदार के पूंजी खाते में पहले हस्तांतरित किया जाता है, फिर मृत साझेदार के पूंजी खाते के अंतिम शेष को उत्तराधिकारी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। पहले जो भी उसका शेयर है पहले उसके पूंजी खाता में हम लोग डालते हैं, और जब उसका पूंजी खाता क्लोज करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और जब उसके बैलेंस को सीडी जहां लिखा जाता था वहां पर उत्तराधिकारी यानी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट लिखकर हम लोग क्या करेंगे, बंद करेंगे। इस खाते की शेष राशि को दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के जब तक दिखाया जाता है जब तक उसको पूरी तरह पेमेंट ना कर दिया जाए। जब तक दिखाया जाता है जब तक कि पूरी तरह पेमेंट ना कर दिया जाए। तो ये रहा आप लोग के उत्तराधिकारी खाता या निष्पादक खाता, एक नया चीज़ है। नेक्स्ट रोज वीडियो में हम लोग अब आएंगे कि न्यू टॉपिक पर आएंगे कि जब हम लोग कोई पार्टनर डेथ करता है तो उसके उस टाइम प्रॉफिट की कैलकुलेशन किया जाता है, तो किस बेसिस पर किया जाता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।